नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का नंदिनी आईएएस में एक बार पुनः स्वागत है। हमें आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आप लोग अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, जो आपकी यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं, हम वो आपके लिए लेके आते हैं। दोस्तों, आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राचीन भारत का विज्ञान में योगदान, है ना। इसके बारे में पढ़ने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे यहाँ पर पहली बार आए हैं या जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी तक हमारे इस नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे आप लाइक भी करें। दोस्तों, अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स करिए, है ना। कमेंट बॉक्स में जो भी आपका क्वेरी हो, डाउट हो, आप लिखिए, हम उसका समाधान करेंगे, रिप्लाई करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपकी यूपीएससी में जो भी सिलेबस है ना, जो भी आपके करंट से संबंधित है, हाँ, जो भी आपके आईआर हो गया या आपका हिस्ट्री हो गया, आपका साइंस हो गया, तो वहाँ से जो भी आपकी यूपीएससी में जो भी करंट बनती है ना, तो उस करंट के टॉपिक जो भी बनने वाले होते हैं आपकी यूपीएससी में, मतलब वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, मतलब पूछे जा सकते हैं, तो वो हम आपको लेके आते हैं। देखिए, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत का विज्ञान में योगदान। तो दोस्तों, क्या आप अनुमान कर सकते हैं, क्या आप विचार कर सकते हैं कि हमारे जो भी प्राचीन भारत में जो भी इन चीज़ों का योगदान है, जैसे आप समझेंगे कि हमारा शून्य का आविष्कार हुआ था, है ना। आर्यभट्ट ने, आप देखेंगे कि बताया था कि मतलब सूर्य के चारों हमारे ग्रह घूमते हैं, और हमारी जो शल्य चिकित्सा, योग, धातु विज्ञान, है ना, दशमलव प्रणाली, ये सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं आज हमारे भी वर्तमान में योग है। हमारा मतलब वैज्ञानिक जो भी नई नई खोजें हो रही हैं उसमें इसका योगदान है। तो उसी अब चीज़ों को देखेंगे, है ना, किसकी कौन सी खोज किसने की थी, और उसमें किस चीज़ की उसमें डिजाइनिंग की गई है, मतलब किस चीज़ को उसमें लिखा गया है। हम वो चीज़ आपको आज बताएंगे जो आपकी यूपीएससी में स्टेटमेंट के रूप में पूछी जा सकती है, खबरों में तो पूछी जा सकती है। देखिए, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से फिर एक बार पुनः यही कहूंगा कि अगर आप हमारे नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार आए हुए हैं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और वीडियो को लिंक को अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना प्यारा सा छोटा सेशन, प्राचीन भारत का विज्ञान में योगदान। देखिए, संदर्भ आप देखेंगे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 28 फरवरी को, थोड़ा याद रखेंगे इसे, है ना, ताकि समाज के विकास में जो भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान को सम्मान दिया जा सके, सम्मान दिया जा सके। जो भारतीय विकास है ना, जो भारत के जो सामाजिक विकास हुआ था, तो इनमें योगदान किसका था? भारतीय वैज्ञानिकों का। तो इनको सम्मान देने के लिए इस दिन को ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं 28 फरवरी को। 1986 में भारत सरकार ने इस दिन को रमन प्रभाव की खोज की घोषणा की स्मृति में मनाने का निर्णय लिया था। कब? 1986 में भारत सरकार ने कि 28 फरवरी को रमन प्रभाव के रूप में मनाया जाएगा। अब देखिए, सीवी रमन ने 28 फरवरी 1928 को, देखिए 28 फरवरी 1928 को इस प्रभाव की खोज की थी, इसके लिए जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसलिए हमारे खबरों में। तो ये हमें थोड़ा जानना जरूरी है। देखिए, अब इसका मुख्य बिंदु क्या है वो थोड़ा देखेंगे। शून्य की भारतीय उत्पत्ति, जबकि जानना जरूरी है ना, हमें जानना जरूरी है चीज को। देखिए, 6वीं और 7वीं शताब्दी ईस्वी में, कब? 6वीं और 7वीं शताब्दी ईस्वी में भारतीय गणितज्ञ कौन? ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने पहली बार शून्य की स्पष्ट परिभाषा दी। आप देखेंगे, और इसकी सभी विशेषताओं का वर्णन किया, शून्य की, है ना, इसकी क्या क्या विशेषता हो सकती है, कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। उन्होंने नकारात्मक संख्याओं की अवधारणा भी विकसित की, मतलब निगेटिव, जैसे जीरो के बाद आप देखेंगे 1 2 3 4 होते हैं, ऐसे जीरो के से पहले -1 -2 -3 -4, है ना, जो भी आप देख सकते हैं। अब देखें, हम दशमलव प्रणाली देखिए। देखिए, दशमलव प्रणाली की खोज भारत में हुई थी। कहां हुई थी? ये भारत में हुई थी, और अरबों ने भी गणित को हिंदसी कला कहा। हिंदसी कला किसने? अरबों ने, मतलब इसे हम बोलते हैं हिंदी सत। तो अगर आपके यूपीएससी में या आप जो भी कोई एग्जाम देना चाहते हैं सिविल सर्विस की, अगर उसमें अगर स्टेटमेंट अगर ऐसा आ जाता है तो आप इसे सही नहीं कर देंगे? कर देंगे, है ना। अब देखिए, परमाणु सिद्धांत, ये हमारा क्या है? ये वैज्ञानिक योगदान तो है हमारा। देखिए, वैशेषिक संप्रदाय के 6वीं शताब्दी के वैज्ञानिक कणाद ने, किसने? वैज्ञानिक कणाद ने परमाणु सिद्धांत दिया, है ना।
उनके अनुसार संपूर्ण भौतिक जगत अणुओं यानी कणों से बना है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण जो भौतिक जगत है ये अणुओं यानी कणों से बना हुआ है, जो कैसा है, अविभाज्य है और अविनाशी होते हैं, मतलब जिनका कोई विभाजन नहीं हो सकता और ये खत्म नहीं होते। यह आधुनिक परमाणु सिद्धांत से काफी मिलता जुलता है। ये हमारे परमाणु सिद्धांत में हमने ये देख लिया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे भूकंप मेघ सिद्धांत, है ना। भूकंप मेघ सिद्धांत देखिए, वराह मेहर ने अपनी पुस्तक बृहत संहिता में भूकंप के संकेतों का वर्णन किया है, मतलब भूकंप के कौन कौन संकेत होते हैं भूकंप के। देखिए, उन्होंने भूकंप को ग्रहों के प्रभाव, किसके, ग्रहों के प्रभाव, समुद्र के नीचे की गतिविधियों, जो समुद्र के नीचे की जो गतिविधियां होती हैं, यानी भूमिगत जल, असामान्य बादल का निर्माण, मतलब समय के बिना, मतलब जब बादल निर्माण का समय ना हो तब असामान्य बादल निर्माण, और पशुओं के असामान्य व्यवहार से जोड़ा। मतलब कभी देखे ना आप कि जब भूकंप आने वाला होता है तो कुत्ता, बिल्ली, जो भी सांप, जो जंतु होते हैं ये क्या करते हैं, इनके व्यवहार में चेंजेस हो जाते हैं। बोलते हैं कि सांप अपने बिल से बाहर निकल आता है जब भूकंप आने वाला होता है, तो है ना, बिल्ली की जो भी एक्टिविटीज होती है उसमें चेंजेस देखने को मिलता है। तो ये उसमें बताया गया है भूकंप के सिद्धांत में। अब देखिए नवग्रहों की स्थिति, अब देखिए आर्यभट्ट पहले गणितज्ञ थे। कौन, आर्यभट्ट, जिन्होंने नवग्रहों की स्थिति का वर्णन किया और बताया कि ये सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं, ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उन्होंने स्थानिक मान प्रणाली में भी बड़ा योगदान दिया था, जो भी प्लेस वैल्यू होती है ना, प्लेस वैल्यू सिस्टम, उसमें भी उन्होंने योगदान दिया था। किसने, आर्यभट्ट ने। अब देखिए चक्रवात विधि, है ना। देखिए भास्कराचार्य ने अपनी पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि में चक्रवात विधि, किसमें, सिद्धांत शिरोमणि में चक्रवात विधि से बीजगणितीय समीकरण हल करने की प्रणाली प्रस्तुत की। जो हम एलजेब्रा पढ़ते हैं ना, बोलते हैं कि हमें एलजेब्रा पढ़ना है, बीजगणित पढ़ना है। आप देखते होंगे जैसे आपने 12th मैथ्स की हो या आपने 10th में मैथ ले रखा हो, तो थोड़ा बहुत आपको एलजेब्रा थोड़ा बहुत मिल जाता है ना पढ़ने के लिए। तो ये किसने कहा था, ये किसने, ये चक्रवात विधि बोलते हैं हम, इसी बोलते हैं। भास्कराचार्य ने अपनी पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि में इसकी व्याख्या की है, इसके बारे में बताया हुआ है। अब देखिए चिकित्सा, है ना। चरक ने अपनी पुस्तक चरक संहिता में विभिन्न बीमारियों का विवरण दिया है। किसमें, चरक संहिता में। उन्होंने उनके कारणों की पहचान और उपचार विधियों पर भी प्रकाश डाला, मतलब बीमारी किस कारण से होती है, अगर वो बीमारी हो भी जाती है तो उसको किस तरह ठीक कर सकते हैं, ये बताया उन्होंने। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पाचन, चयापचय और रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण बताया। मतलब ये सिस्टम अगर लोगों का सही है तो लोग स्वस्थ होंगे, है ना। अब देखिए धातु कर्म, धातु कर्म, दिल्ली का लौह स्तंभ प्राचीन भारत की उन्नत धातु विज्ञान तकनीक, विशेष रूप से संचारण प्रतिरोध का प्रमाण है। आप देखेंगे उसमें अभी तक जंग नहीं लगी। जब आप इसको हिस्ट्री में पढ़ेंगे ना, एनसीईआरटी में दे रखा है, तो अभी तक इसमें जंग नहीं लगी। कितना पुराना आप देखिए, है ना। तो अब उसमें यह है कि धातु का संचारण किस तरह कर सकते हैं, उसमें कौन कौन से तत्व मिलाए जा सकते हैं जिससे उसका संचारण हो सके। बोर्स स्टील, जिसमें उच्च कार्बन की मात्रा होती है, अपनी मजबूती और टिकाऊपन के लिए प्रसिद्ध था और इसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी। इसकी, बोर्स स्टील की। शल्य चिकित्सा देखिए आप लोग, है ना। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। उनकी पुस्तक सुश्रुत संहिता में उन्होंने शल्य चिकित्सा और मानव शरीर रचना का विस्तृत वर्णन किया है ना, कि मानव की शरीर रचना किस तरह से हुई है ना, और उसमें कौन कौन से एंटोनॉमी है। उन्होंने विशेष रूप से सौंदर्य शल्य चिकित्सा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसे हम कॉस्मेटिक सर्जरी बोलते हैं, है ना। अब देखिए योगा, पतंजलि के योग सूत्र यानी योगा, आप देख सकते हैं पतंजलि के योग सूत्र ने योग को एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया है। क्या ये भी क्या एक व्यवस्थित विज्ञान है ये योगा, जिसे हम योग बोलते हैं ना, जो आप डेली करते भी होंगे। निष्कर्ष में आप देखेंगे कि प्राचीन भारत का विज्ञान में योगदान, प्राचीन भारत का जो विज्ञान है, तो प्राचीन भारत का विज्ञान में योगदान असाधारण रहा है। गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, धातु विज्ञान और योग के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां वैश्विक विज्ञान की आधारशिला रही हैं। इन प्राचीन उपलब्धियों की पहचान और उनका सम्मान करना आवश्यक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और आज का टॉपिक हमारा इतना ही है।
और अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और वीडियो को लिंक को अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप हमारे नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ आप हमारे नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।